हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोधपुर नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, हमारा एमसीक्यू सेशन नोटसेट 23 के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की एमसीक्यू क्लास को कैरी ऑन करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द कंडीशन इन बिलो गिवन इमेज इज नोन एज, यानी कि आपके सामने जो डिस्प्ले पे इमेज है, इस इमेज को आपको आइडेंटिफाई करके आपको आंसर पुट करना है कि ये जो इमेज है वो किस टाइप की इमेज है। ऑप्शन है एपिस्टेक्सिस, ऑप्शन बी हिमोप्टिसिस, ऑप्शन सी हिमेटिमेसिस एंड ऑप्शन डी हिमेचूरिया। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि आपके सामने डिस्प्ले पे जो पिक्चर शो हो रही है ये एक प्रकार की एपिस्टेक्सिस यानी कि नोज से ब्लीड हो रहा है। ठीक है, तो जब भी नोज से ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को एपिस्टेक्सिस है वो बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस के अंदर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जब किसी पेशेंट को एपिस्टेक्सिस हो रहा है उस दौरान आप पेशेंट्स को कौन सी पोजीशन है वो देंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना कि पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड, यानी कि नोज को पिंच कर देंगे और आगे की तरफ उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट है वो पोजीशन होती है ड्यूरिंग एपिस्टेक्सिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो दोस्त होगा एपिस्टेक्सिस होगा। हिमोप्टिसिस का मतलब होता है जो ब्लड है वो स्पुटम के साथ में अगर आता है किसी पेशेंट्स में तो वो हिमोप्टिसिस कहलाता है। हिमेटिमेसिस यानी कि वोमिटिंग के अंदर किसी पेशेंट में ब्लड आता है वो हिमेटिमेसिस कहलाता है। एंड हिमिचूरिया यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड की मात्रा प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हिमिचूरिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम तो वो होगा दोस्तों एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन विल यू गिव द पेशेंट अंडरगोइंग स्पाइनल टेप प्रोसीजर, यानी कि यहाँ पे स्पाइनल टेप प्रोसीजर के बारे में पूछा गया, यानी कि लंबर पंचर के बारे में पूछा गया। दोस्तों, स्पाइनल टेप का ही दूसरा नाम होता है एलपी, लंबर पंचर, यानी कि जब भी किसी पेशेंट में लंबर पंचर प्रोसीजर करेंगे उस दौरान कौन सी पोजीशन है वो दी जाएगी। ऑप्शन ए प्रोन, ऑप्शन बी लेटरल, ऑप्शन सी सुपाइन या फिर ऑप्शन डी सी सेप्ड पोजीशन। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप किसी पेशेंट में एलपी परफॉर्म करते हैं उस कंडीशन में या तो आप पेशेंट्स को फिटल एटीट्यूड पोजीशन देंगे जहां पे पेशेंट जो है वो सी सेप्ट के अंदर दिखाई देगा, या फिर उस पेशेंट को लेटरल या फिर साइड लाइन पोजिशन देंगे। उसके साथ साथ जो हेड और नी है वो इन साइड की ओर फ्लेक्स करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो आपको सी सेप्ट पोजीशन देनी है यानी कि फिटल एटीट्यूड पोजीशन देनी है, या फिर लेटरल या फिर साइड लाइन पोजीशन देनी है जिसमें से हेड और नी जो है वो इन साइड की ओर फ्लेक्स होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलपी। एलपी इज ऑल्सो नोन एज स्पाइनल टेप दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों, कैटकट स्यूचर इज विच टाइप ऑफ स्यूचर, यानी कि जो कैटकट स्यूचर होता है वो किस टाइप का स्यूचर है दोस्तों। ऑप्शन ए सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल, ऑप्शन बी सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल, ऑप्शन सी नेचुरल एब्जॉर्बेबल एंड ऑप्शन डी नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल। तो दोस्तों ध्यान में रखना, कैटकट स्यूचर जो होता है वो एक प्रकार का नेचुरल एब्जॉर्बेबल स्यूचर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों का ऑप्शन सी यानी कि नेचुरल एब्जॉर्बेबल। कैटकट स्यूचर्स क्या होता है दोस्तों, नेचुरली ये डिग्रेड होता है बॉडी टिश्यूज के द्वारा, यानी कि बॉडी जो खुद ऑउंस है वो डिग्रेड करती है, यानी कि जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होता है उसके द्वारा डिग्रेड होता है, और ये जो 90 डेज के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैटकट स्यूचर्स का एब्जॉर्प्शन कितने दिन में हो जाता है, तो वो 90 डेज में होता है दोस्तों। स्यूचरिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोटसेट हमेशा स्यूचर्स के रिगार्डिंग कुछ न कुछ क्वेश्चन से पुट करता है। तो स्यूचरिंग किसे कहते हैं, ए सीरीज ऑफ स्टिचेस दैट आर यूज्ड टू क्लोज द ओपन वुंड, यानी कि ये एक प्रकार की स्टिचेस की सीरीज है जिसमें ओपन वुंड को क्लोज करने के लिए यूज में ली जाती है। कि किसी भी प्रकार का अगर ओपन वुंड है तो उसको अगर क्लोज करते हैं तो उसको स्यूचरिंग बोलते हैं। टाइप्स क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे दो टाइप होता है, एक होता है इंटरप्टेड स्यूचर एंड एक होता है कंटिन्यूस स्यूचरिंग। इंटरप्टेड स्यूचर्स के अंदर क्या दोस्तों, एवरी नोट आर अप्लाई सेपरेटली, यानी कि जो भी गांठ लगाएंगे यानी कि नोट लगाएंगे वो सेपरेट लगेंगे, यानी कि अलग अलग लगाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं इंटरप्टेड स्यूचर। और वन नोट इन बिगिनिंग ऑफ वुंड एंड वन नोट इन लास्ट ऑफ वुंड, यानी कि एक नोट लगाएंगे स्टार्टिंग में वुंड के और एक लास्ट में लगाएंगे वुंड के, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्यूचरिंग। तो दो टाइप की होती है, इंटरप्टेड एंड कंटिन्यूस स्यूचरिंग। यहाँ पे स्यूचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स दैट आर डिसॉल्व बाय बॉडी टिश्यू, यानी कि बॉडी टिश्यू जो है वो ओन डिसॉल्व करती है, वो एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स है वो कहलाता है। टाइप्स के अंदर एक प्रकार का नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल के अंदर कैटकट होता है दोस्तों, कैटकट के अंदर प्लांट कैटकट एंड क्रोमिक कैटकट होता है। सिंथेटिक के अंदर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होता है या फिर पॉलीग्लैक्टिन 910 या फिर विक्राइल, यानी कि ये एक प्रकार का सिंथेटिक होता है। एंड नेचुरल के अंदर कैटकट, कैटकट के अंदर प्लांट कैटकट या फिर क्रोमिक कैटकट है वो हो सकता है दोस्तों।
कैटगट जो होता है वो मोस्ट कॉमन रिसीड होता है, यानी कि मोस्टली जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज में लिया जाता है वो होता है कैटगट दोस्तों। कैटगट किसके द्वारा लिया जाता है मोस्टली? फ्रॉम सब म्यूकोसा लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन शिप, लैम्ब और गोट, यानी कि गोट, लैम्ब और शिप की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर है सब म्यूकोसा, वहां से लिया जाता है। या फिर कैटगट ऑल्सो रिसीव फ्रॉम सिरोसा लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ काउ और हॉर्स, यानी कि काउ और हॉर्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सिरोसा लेयर होती है वहां से भी कैटगट को है वो रिसीव किया जाता है दोस्तों। एब्जॉर्प्शन टाइम क्या होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन कैटगट जो है वो 5 to 10 डेज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। सिंथेटिक जो है वो 14 to 21 डेज के अंदर एब्जॉर्ब होता है। एंड क्रोमिक कैटगट है वो 90 डेज के अंदर एब्जॉर्ब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी नोट सेट के अंदर पुट हो चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि एब्जॉर्प्शन टाइम क्या होता है स्यूचर्स का। तो क्रोमिक कैटगट जो होता है वो 90 डेज के अंदर है वो डिजोल्व हो जाता है बॉडी के अंदर। नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स के अंदर नेचुरल सिल्क इज रिसीव्ड फ्रॉम लार्वा ऑफ कोकॉन्स, यानी कि कोकॉन्स के लार्वा से जो सिल्क रिसीव्ड किया जाता है वो एक प्रकार का नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर होता है। सेकंड सिंथेटिक, सिंथेटिक के अंदर स्टेनलेस स्टील हो सकता है, पीडीएस हो सकता है, इथिबोंड हो सकता है, प्रोलिन हो सकता है, नाइलॉन हो सकता है, पॉलीप्रोपिलीन हो सकता है या फिर पॉलीमाइड हो सकता है, यानी ये प्रकार के सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स है वो टाइप है दोस्तों। तो स्यूचर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुट होते हैं, तो आपको स्यूचर्स के एब्जॉर्प्शन कितने टाइप्स होते हैं, उसके अलावा वो एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, इसके बारे में आपको डेफिनेटली वो ध्यान में रखना। तो स्यूचर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है दोस्तों। नेक्स्ट, स्यूचर्स एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल के अंदर ब्रेंडेड एंड मोनोफिलामेंट होता है दोस्तों। ब्रेंडेड के अंदर विक्राइल रैपिड अंडरलाइन होता है जिसके अंदर पॉलीग्लाइकोलिन 910 होता है। मोनोक्राइल के अंदर पॉलीग्लाइकोलिन 25 होता है। एंड नॉन एब्जॉर्बेबल के अंदर ब्रेंडेड के अंदर सिल्क होता है जो इथिबॉन्ड होता है, पॉलिस्टर होता है। एंड मोनोफिलामेंट के अंदर प्रोलिन जो होता है, पॉलीप्रोपिलीन या फिर इथिलोन्स, यानी कि जो नाइलॉन जो होता है वो एक प्रकार का नॉन एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट का टाइप्स होता है दोस्तों। क्लासिफिकेशन एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल का प्लेन कैटगट, क्रोनिक कैटगट, विक्राइल, डैक्सोर एंड मोनोक्राइल होता है। एंड नॉन एब्जॉर्बेबल के अंदर सिल्क, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथाइलिन, कॉटन, लिनन या फिर नाइलॉन, ये एक प्रकार के नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स के अंदर वो आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चनर इज यूज्ड इन एल्कोहलिज्म, यानी कि एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट्स में किस टाइप का क्वेश्चनर है वो यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए बेग, ऑप्शन बी सीजी, ऑप्शन सी सीटीजी एंड ऑप्शन डी केज। यानी कि एल्कोहलिज्म के केस में हमेशा केज क्वेश्चनर है वो यूज में लिया जाता है। केज क्वेश्चनर होता है क्या दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। केज सी, हैव यू एवर फेल्ट यू शुड कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग, यानी कि आप उस ड्रिंकिंग को छोड़ना चाहेंगे, यानी कि किस कुछ टाइप के पेशेंट से क्वेश्चनर किया जाता है वो केज क्वेश्चनर होता है। ए के अंदर हैव पीपल्स अनाउंस्ड यू बाय क्रिटिसाइज योर ड्रिंकिंग। जी के अंदर हैव यू एवर फेल्ट गिल्टी अबाउट योर ड्रिंकिंग, यानी कि अगर आप कोई पेशेंट ड्रिंक कर दो उसको गिल्टी फील हो रही है नहीं हो रही उसके बारे में है जी। ई हैव यू एवर हैड ए ड्रिंक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, यानी कि आई ओपन, जब जैसे मॉर्निंग के अंदर वेके के टाइम आई ओपन होता है उसी टाइम आप ड्रिंक करते हैं, तो वो एक प्रकार का केज क्वेश्चनर होता है। तो केज क्वेश्चनर है वो एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट्स में यूज में लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर गिविंग ईसीटी टू द पेशेंट एंड एनेस्थेटिस्ट गिव पैथिडीन फॉलोइंग सक्शन एंड कोलिन, व्हाट इज द पर्पज, यानी कि एक ईसीटी किसी पेशेंट में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देनी है, उस केस में पैथिडीन है वो फॉलोइंग सक्शन एंड कोलिन दिया जाता है, उसका रीजंस क्या है, उसका पर्पज क्या है? ऑप्शन ए मसल रिलैक्सेंट, ऑप्शन बी एनेस्थीसिया, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट सीजर एंड ऑप्शन डी एनेस्थीसिया एंड मसल रिलैक्सेंट। तो दोस्तों ध्यान में रखना, पैथिडीन जो दिया जाता है फॉलोइंग सक्शन एंड कोलिन वो एक प्रकार का मसल रिलैक्सेंट होता है। तो जब भी किसी ईसीटी वाले पेशेंट्स में पैथिडीन फॉलोइंग सक्शन एंड कोलिन दिया जाता है तो वो एक प्रकार का मसल रिलैक्सेंट का है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो मसल रिलैक्सेंट है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूजफुल पोजीशन आफ्टर ईच न्यूरोसर्जरी ऑपरेशन, यानी कि प्रत्येक न्यूरोसर्जरी ऑपरेशन करने के बाद जो मोस्ट यूजफुल जो पोजीशन ली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ऑप्शन बी सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन सी हेड एंड एंड एलिवेटेड 30 डिग्री एंड ऑप्शन डी हेड एंड एलिवेटेड 90 डिग्री। तो ध्यान में रखना आपको, जब भी न्यूरोसर्जरी ऑपरेशन होता है किसी भी टाइप का, उसमें आफ्टर प्रोसीजर जो पोजीशन दी जाती है वो मोस्ट यूजफुल जो पोजीशन होती है वो होती है हेड एंड जो है उसको एलिवेट करेंगे 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री पर उसको हैंड एंड को एलिवेट करेंगे विनर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए पेशेंट हु हैज हाइपरकैलेमिया, यानी कि यहाँ पे पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन ईसीजी, यानी कि किसी पेशेंट में हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है टॉल टी वेव, ऑप्शन बी एब्सेंट पी वेव, ऑप्शन सी शॉर्ट टी वेव, ऑप्शन डी शॉर्ट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी किसी पेशेंट में हाइपरकैलेमिक कंडीशन डेवलप हो रही है, उस कंडीशन में ईसीजी में टॉल टी वेव देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो टॉल टी वेव होगा दोस्तों। हाइपोकैलेमिया के अंदर डिप्रेस एसटी सेगमेंट, यानी कि जो एसटी सेगमेंट है दोस्तों वो डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, डायफेजिक टी वेव वेव डाइवर्जिंग हो जाएगी एंड यू वेव जो है प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि हाइपोकैलेमिक कंडीशन के अंदर जो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस हो जाएगा, टी वेव जो है वो डायफेजिक हो जाएगी एंड जो यू वेव वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। हाइपरकैलेमिया के अंदर वाइड क्यूआर इंटरवल, यानी कि जो पीआर इंटरवल है वो वाइड हो जाएगा, वाइड क्यूआरएस ड्यूरेशन यानी कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा, और जो टी वेव है वो पीक हो जाएगी या फिर टोल हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइपरकैलेमिक कंडीशन में आपको टोल टी वेव देखने को मिलेगी दोस्तों। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल भी देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ हाइपरकैलेमिया, टोल टी वेव भी देखने को मिलेगा, पी वेव इन्फ्लेट भी होगा, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी होगा और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन भी आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ निडल होल्डर इज बेस्ट ऑफ फॉर होल्डिंग स्यूचर निडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्सेट के एग्जाम्स के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन पुट हो चुका है कि जब भी किसी पेशेंट में आप स्यूचर कर रहे हैं तो उस दौरान आप स्यूचर्स को जो होल्ड करते हैं निडल होल्डर के अंदर, तो वो बेस्ट साइड कौन सी होती है उसको होल्ड करने की। ऑप्शन है 2/3 प्रोक्सिमल, ऑप्शन बी 1/3 प्रोक्सिमल, ऑप्शन सी 2/3 डिस्टल एंड ऑप्शन डी एट द टिप। तो ध्यान में रखना है कि जो 2/3 प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो बेस्ट होता है निडल होल्डर के अंदर, जिसमें जो स्यूचर्स निडल्स है उसको होल्ड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रकार का निडल होल्डर है, इसके पार्ट को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है दोस्तों ये जाक पार्ट कहलाता है, ये जॉइंट होता है दोस्तों, बहुत ही ध्यान में रखना। ये जो पार्ट है ये श्रैंक है, ये रिटेच्ड है, ये रिंग होती है दोस्तों, ध्यान में रखना। ये एक प्रकार का जा इंसर्ट होता है, यानी कि जो ये ब्लॉकेज है ये एक प्रकार का जा इंसर्ट होता है और इसके अंदर है वो स्यूचर्स निडल्स से उसको होल्ड किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी ये जो एक प्रकार का स्यूचर निडल है इसको 90 डिग्री पे होल्ड करके यहाँ के जो 2/3 प्रोक्सिमल पार्ट है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, 2/3 प्रोक्सिमल जो पार्ट है यहाँ पे होल्ड किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ये जो 2/3 पार्ट है वहां पे आपको होल्ड करना है स्यूचर निडल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ये एक प्रकार का निडल होल्डर है, ठीक है। इसके अंदर 90 डिग्री के अंदर निडल स्यूचर्स निडल को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। उसके बाद जो 2/3 पार्ट है, प्रोक्सिमल 2/3 पार्ट है, वहां पे होल्ड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल आइडेंटिफाई द इंजेक्शन साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग सेकंड इंसुलिन डोज, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 डोज इंसुलिन की, किसी पेशेंट में 2 इंसुलिन देने हैं तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड डोज का। ऑप्शन ए 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.5 mm, ऑप्शन सी 4.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 4.5 mm। तो दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा, यानी कि जब भी इंजेक्शन साइट लगाएंगे फॉर इंसुलिन के लिए तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी 2 इंसुलिन के बीच की जो 2.5 सेंटीमीटर है वो होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन, ब्लिस्टर, रेडनेस एंड इन्फेक्शन सीन इन विच स्टेजेस ऑफ बर्न, यानी कि बर्न की कौन सी स्टेज के अंदर आपको पेन, ब्लिस्टर या फिर रेडनेस देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री बर्न, ऑप्शन बी सेकंड डिग्री बर्न, ऑप्शन सी थर्ड डिग्री बर्न एंड ऑप्शन डी फोर्थ डिग्री बर्न। तो यहाँ पे आपको पेन, ब्लिस्टर एंड रेडनेस किसी पेशेंट में बर्न होता है तो उस केस में सेकंड डिग्री बर्न के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स ऑफ डिग्रीज बर्न है। यहाँ पे जो फर्स्ट डिग्री है उसके अंदर दोस्तों पेनफुल होगा, डज नॉट ब्लिस्टर, यानी कि ब्लिस्टर होने के चांसेस नहीं है और स्कार भी नहीं होगा। सेकंड डिग्री के अंदर पार्शियल या फिर इंटरमीडिएट थिकनेस हो सकता है, यानी कि यहाँ पे आपको ब्लिस्टर या रिड्यूस देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा साथ साथ आपको सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न देखने को मिल सकता है। डू नॉट रिक्वायर सर्जरी, यानी कि आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, बट मे स्कार एंड मे बी मोर पेनफुल, यानी कि वहां पे आपको स्कार देखने को मिल सकता है और पेनफुल होता है। यानी कि फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर आपको किसी भी प्रकार का ब्लिस्टर एंड स्कार देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड डिग्री के अंदर क्या होगा, आपको स्कार एंड जो है मोस्टली ब्लिस्टर है वो देखने को मिलेगा और पेनफुल भी होगा, लेकिन वहां पे आपको सर्जरी की है वो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होगी। थर्ड डिग्री जो है वो ड्राई हो सकता है, इंटेंस टू लाइट टच एंड पिन प्रिंक, यानी कि जैसे लाइक पिन प्रिंक चुभने जैसा होता है। स्मॉल एरियाज विल हील हो सकता है, विल द सबेस्टियल स्कार्स वो कंटिन्यू हो सकता है, यानी कि
जो थर्ड डिग्री जो होता है वो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन का जो सबसे ज्यादा वो मोस्ट प्रोन जो बर्न की जो स्टेज होती है या फिर डिग्री होती है वो थर्ड डिग्री होती है, जिसके अंदर फुल थिकनेस बर्न होता है। फोर्थ डिग्री के अंदर इन्वॉल्व मसल्स और बोन, यानी कि कंप्लीटली मसल्स और बोन इन्वॉल्व हो जाता है, वो फोर्थ डिग्री के अंदर आता है। लीड्स टू लॉस ऑफ द बर्न पार्ट, यानी कि बर्न पार्ट है वो लॉस्ट हो जाता है, वो फोर्थ डिग्री के अंदर आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्न के केसेस में जो डिग्री होती है या फिर जो स्टेज होती है उस स्टेज के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पुट कर सकता है। तो आपको प्रत्येक स्टेज के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी स्टेज में क्या इसका फॉर्मेशन है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, पेनफुल है, ठीक है। उसके अलावा कौन से स्टेज के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, या फिर कौन से स्टेज के अंदर इन्वॉल्व मसल्स या बोन हो सकता है, कौन से स्टेज के अंदर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट कम इन कैजुअलिटी विद स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कैजुअलिटी के अंदर या इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आ रहा है स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन के साथ, उस केस में आप प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या लेंगे? ऑप्शन ए कलेक्ट आर्टिकल फॉर ट्रेकेस्टोमी, ऑप्शन बी इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ऑप्शन सी परफॉर्म ट्रेकेस्टोमी एंड ऑप्शन डी प्रोवाइड टंडलबर्ग पोजीशन। तो ध्यान में रखना, जब भी इमरजेंसी में कोई पेशेंट स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन के साथ आता है उस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा कि आपको ट्रेकेस्टोमी के जो जितने भी आर्टिकल्स है उसको कलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस पेशेंट्स में ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक प्रकार का जो साउंड रेस्पिरेशन होता है, मोस्टली इसके बारे में स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन के बारे में बात करें दोस्तों, इन अपर एयरवे इन्फेक्शन, ये एक प्रकार का अपर एयरवे इन्फेक्शन होता है, यानी कि वायरल क्रूप होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कारण होता है दोस्तों, एंड अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ कॉजेज ऑफ स्ट्राइडर, यानी कि स्ट्राइडर का 90% जो केसेज होते हैं वो वायरल क्रूप होता है। वहां पे एयरवे ब्लॉकेज होने के चांसेस है बाय ए फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी कि फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन के द्वारा उस पेशेंट में एयरवे ब्लॉकेज होने का चांस हो सकता है, इसलिए उस केस में ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंजरी टू योर एयरवे, यानी कि एयरवे को इंजरी हो सकती है, उस केस में भी ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म किया जा सकता है। एंड स्वेलिंग, यानी कि टॉन्सिलाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये सारे कंडीशंस होती है स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन के कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रेकेस्टोमी के जो जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको करेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पेशेंट्स में ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेशेंट्स की लाइफ सेव करना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन जब भी आपसे क्वेश्चन पुट करे इन द केस ऑफ स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन इन द कैजुअलिटी, तो आपको राइट आंसर करना है कलेक्ट आर्टिकल फॉर ट्रेकेस्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन when observe continuous bubbling in water seal bottle, यानी कि वाटर सील बोटल्स के अंदर कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है, तो उस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए चेक द लीकेज इन द बॉटल्स, ऑप्शन बी क्लैपिंग द बॉटल, ऑप्शन सी इन्फॉर्म टू डॉक्टर ऑर्डर एंड ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। तो ध्यान में रखना है, जब भी वाटर सील बोतल ड्रेनेज के अंदर कंटिन्यूस बबलिंग साउंड आ रही है तो उसका मतलब ये है कि वहां पे किसी बोतल्स में लीकेज है, यानी कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन की यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वहां पे जो वाटर सील्स बोटल्स है उसके अंदर लीकेज है या फिर नहीं है। कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है, यानी कि कंटिन्यूस बबलिंग हो रहा है इन वाटर सील बोतल के अंदर, तो वो इंडिकेट कर रहा है लीकेज इन द बोटल्स, यानी कि बोटल्स के अंदर कहीं ना कहीं लीकेज है। तो ये प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है वो यहाँ पे राइट होगा। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन केस ऑफ सीएसएफ लीकेज ड्यू टू लंबर पंचर प्रोसीजर, यानी कि किसी पेशेंट में एलपी परफॉर्म किया गया है और एलपी परफॉर्म करने के बाद उस पेशेंट में सीएसएफ लीकेज हो रहा है, यानी कि एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है, तो उस केस में आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए एलिवेट फुट एंड ऑफ पेशेंट बेड, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्ट फॉर द इंटेक वाटर, ऑप्शन सी स्टार्ट आईवी थेरेपी एंड ऑप्शन डी इन्फॉर्म टू डॉक्टर। तो ध्यान में रखना है, आफ्टर एलपी अगर सीएसएफ लीकेज हो रहा है उस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा, हमारा पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना होता है, यानी कि एलिवेट फुट एंड ऑफ पेशेंट बेड, यानी कि पेशेंट का जो बेड है उसका जो फुट एंड है उसको एलिवेट कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए लंबर पंचर का कॉम्प्लिकेशन के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन पुट होता है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। हेडेक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है आफ्टर लंबर पंचर प्रोसीजर। ध्यान में रखना है, जब भी किसी पेशेंट में लंबर प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर स्पाइनल टैप प्रोसीजर कर रहे हैं, उस केस में हेडेक जो है वो देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एलपी इज द हेडेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, हर्निएशन ऑफ डिस्क, यानी कि डिस्क हर्निएशन हो सकता है ड्यू टू फोर्सफुली या फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सीएसएफ, यानी कि अगर आपने एक्सेसिव अमाउंट के अंदर या फिर फोर्सफुली आपने सीएसएफ को विड्रॉल किया है किसी पेशेंट में, तो वहां पे डिस्क हर्निएशन देखने को मिल सकता है। थर्ड, पेन एट पंचर साइट, यानी कि जहां पे आपने एलपी परफॉर्म किया है, मोस्टली जो L3 L4 साइट होती है
वहां पे अगर आपने एलपी को परफॉर्म किया है वहां पे पेन हो सकता है। एंड सीएसएफ लीकेज, फोर्थ वन जो होता है वो सीएसएफ लीकेज होता है। वो सीएसएफ लीकेज के अंदर जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होता है वो होता है फुट एंड जो पेशेंट का होता है उसको एलिवेट करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रेकोस्टोमी परफॉर्म इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर ट्रेकोस्टोमी परफॉर्म करने की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेकियल रिंग, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ध्यान में रखना है जब भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर ट्रेकोस्टोमी को परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे थर्ड एंड फोर्थ जो ट्रेकियल रिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली आपको सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग यूज में ली जाती है, लेकिन ध्यान में रखना जब भी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात आएगी और ट्रेकोस्टोमी परफॉर्म करने की बात आएगी तो वहां पे आपको राइट आंसर करना थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए नॉर्मल थायराइड कार्टिलेज है, यहाँ पे जो साइट ऑफ ट्रेकोस्टोमी यूजुअली बिटवीन सेकंड एंड थर्ड है, यानी कि नॉर्मली अपन यूज में लेंगे सेकंड एंड थर्ड लेंगे, लेकिन अगर किसी पेशेंट में क्लिनिकल प्रैक्टिस के रूप में यूज में लेना है तो वहां पे जो थर्ड एंड फोर्थ रिंग है, यानी कि ये देखिए जो मोस्टली जो ये है थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे मोस्टली है वो यूज में लेंगे। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो ट्रेकोस्टोमी परफॉर्म करने का तो आपको थर्ड एंड फोर्थ करना है, और नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पुट करे तो आपको सेकंड एंड थर्ड है वो करना है। दोस्तों प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर एबीजी सैंपल, यानी कि किसी पेशेंट में आपने एबीजी सैंपल लिया है, आर्टेरियल ब्लड गैसेज सैंपल लिया है, तो उसमें प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, कीप सैंपल इन फ्रीज, ऑप्शन बी एलिवेट द लिम्ब, ऑप्शन सी अप्लाई स्टेराइल ड्रेसिंग, एंड ऑप्शन डी डायरेक्ट प्रेशर ऑन पंचर साइड। तो जब भी किसी पेशेंट में एबीजी सैंपल लेने के बाद प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन की बात होती है तो वहां पे जो पंचर साइट होती है वहां पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पे मोर ब्लीडिंग होने के चांसेस है वो हो जाते हैं। तो वहां पे जो पंचर साइट होती है वो उस पंचर साइट में जो प्रेशर है वो उसको डायरेक्टली है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट प्रेशर ऑन पंचर साइट। व्हाट इज द बेस्ट टाइम प्रिपेयर द पार्ट बिफोर सर्जरी, यानी कि किसी सर्जरी को परफॉर्म करना है तो सर्जरी से परफॉर्म करने के से पहले जो पार्ट को प्रिपेयर किया जाता है उस पार्ट को प्रिपेयर करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। ऑप्शन ए 15 मिनट्स, ऑप्शन बी 20 मिनट्स, ऑप्शन सी 30 मिनट्स, एंड ऑप्शन डी 60 मिनट्स। तो दोस्तों ध्यान में रखना है जब भी किसी सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है तो उस सर्जरी से बिफोर 30 मिनट्स आपको पार्ट को प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है बिफोर 30 मिनट्स, यानी कि यहाँ पे 30 मिनट्स है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the length suction catheter are insert in colostomy for irrigation, यानी कि कोलोस्टोमी इरिगेशन करने के लिए जो सक्शन कैथेटर है उसको कितना इंसर्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 3 इंच, ऑप्शन बी 4 इंच, ऑप्शन सी 5 इंच, एंड ऑप्शन डी 10 इंच। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो ऑप्शन ए है 3 इंच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होता है, यानी कि आपको 3 इंच तक है वो कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए सक्शन कैथेटर को इंसर्ट है वो करना होता है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको अराउंड 7.5 सेंटीमीटर है इंसर्ट करना हो सकता है, या फिर 3 इंच है वो इंसर्ट करना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट वेयर नर्स शुड फिक्स टू कैथेटर व्हेन ए पेशेंट है फीमर फ्रैक्चर, यानी कि एक पेशेंट है उस पेशेंट को फीमर फ्रैक्चर है, उस केस में कैथेटर को कहां से फिक्स करेंगे, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है। ऑप्शन ए अपर एब्डोमेन, ऑप्शन बी लोअर एब्डोमेन, ऑप्शन सी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंड ऑप्शन डी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो ध्यान में रखना है जब भी किसी पेशेंट में फीमर फ्रैक्चर है तो उस पेशेंट में मोस्ट कॉमन जो साइट होती है जहां पे कैथेटर को फिक्स किया जाता है तो वो होता है लोअर एब्डोमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है लोअर एब्डोमेन। ये इस क्वेश्चन के लॉजिकल से जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली एग्जाम्स के अंदर पुट होते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है इन द केस ऑफ पेशेंट हैविंग सफरिंग फ्रॉम फीमर फ्रैक्चर, उस केस में जो मोस्ट कॉमन जो साइट होगी कैथेटर को फिक्स करने की वो होगी लोअर एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ए 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड ड्यूरिंग एनीमा, यानी कि 6 महीने के अंदर किसी बच्चे के अंदर एनीमा देना है तो कितना अमाउंट है वो सॉल्यूशन यूज में लिया जाएगा। ऑप्शन ए 150 ml, ऑप्शन बी 250 ml, ऑप्शन सी 300 ml, एंड ऑप्शन डी 500 ml। तो 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड में अगर आपको एनीमा देना है तो उस केस में 150 ml है वो आपको लिक्विड है वो अमाउंट है वो सॉल्यूशन है वो यूज में लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन पेशेंट कंप्लेन अबाउट एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग एनीमा, यानी कि किसी पेशेंट में एनीमा दिया जा रहा है और वो पेशेंट एब्डोमिनल क्रैम्प की कंप्लेन कर रहा है तो उस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए असेसमेंट द पेशेंट, ऑप्शन बी स्टॉप द प्रोसीजर, ऑप्शन सी डिक्रीज हाइट ऑफ आईवी स्टेंट, एंड ऑप्शन डी इन्फॉर्म टू डॉक्टर। तो ध्यान में रखना है कि जब भी किसी पेशेंट में एनीमा दिया जा रहा है और उस पेशेंट में एब्डोमिनल क्रैम्प
की कंप्लेंट है या फिर वो पेशेंट एब्डोमिनल क्रैम्प की शिकायत कर रहा है, तो उस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा कि जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर स्टॉप द प्रोसीजर एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर, यानी कि जब भी किसी पेशेंट में एनीमा दे रहे हैं और उस कंडीशन में पेशेंट है एब्डोमिनल क्रैम्प्स की कंप्लेंट कर रहा है, तो वहां पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा कि जो प्रोसीजर है उसको स्टॉप करेंगे और डॉक्टर को है वो इन्फॉर्म करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। What is the priority nursing action when she observe fire in a patient unit, यानी कि एक पेशेंट यूनिट के अंदर आग लगे, फायर लगे, उस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए कट द ऑक्सीजन सप्लाई, ऑप्शन बी क्लोज डोर एंड विंडो ऑफ पेशेंट यूनिट, ऑप्शन सी रिमूव कैजुअलिटी एंड ऑप्शन डी अलर्ट कलर कोड। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी पेशेंट यूनिट में अगर फायर हो गया है तो उस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा कि जो जितने भी वहां पे कैजुअलिटीज है, यानी कि वहां पे जो पेशेंट है, क्लाइंट है, उनको रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा रिमूव कैजुअलिटी, यानी कि रिमूव पेशेंट, यानी कि किसी पेशेंट यूनिट में आग लग गई है तो उस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा, वहां के जितने भी पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स को उस आग से दूर करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा रिमूव कैजुअलिटी या फिर रिमूव द पेशेंट फ्रॉम पेशेंट यूनिट। जब भी फायर की कंडीशन डेवलप होती है उस केस में रेस है वो यूज में लिया जाता है, रेस कोड होता है, रेस का आर जो है रेस्क्यू होता है, यानी कि वहां पे पेशेंट को रिमूव करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रेस परफॉर्म करना है, रेस अप्लाई करना है इन द केस ऑफ फायर। ऑप्शन बी अलार्म, यानी कि ए मींस अलार्म, आपको अलार्म बजाना है। ऑप्शन सी कॉन्फाइन, यानी कि कन्फाइन करना है। ऑप्शन डी जो ई है एक्सटिंग्विश है, यानी कि आपको रेस अप्लाई करना है इन द केस ऑफ फायर। तो ऑप्शन जो यहाँ पे ए आर है फर्स्ट वन रेस्क्यू, यानी कि पेशेंट को रेस्क्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द पेशेंट यूनिट इन द केस ऑफ फायर। तो रिमूव द पेशेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रिमूव द पेशेंट होगा। कलर कोड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड क्या होगा? ऑप्शन ए ग्रे, ऑप्शन बी ब्लैक एंड व्हाइट टॉप, ऑप्शन सी ब्लू एंड ऑप्शन डी ब्राउन। तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है, ऑटो सिलेंडर जो होता है, उसका जो कलर कोड होता है वो होता है ब्लैक एंड व्हाइट टॉप, यानी कि जो ब्लैक बॉडी होती है और ऊपर वाला जो टॉप होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ये एक प्रकार का ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये जो बॉडी है दोस्तों ये ब्लैक कलर की है और ये जो टॉप है ये व्हाइट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों क्या होगा? ब्लैक एंड व्हाइट टॉप है वो राइट आंसर होगा। ये कुछ गैसेज है उसके अकॉर्डिंग सिलेंडर है उसके अकॉर्डिंग कलर कोडेड है। एयर का जो नॉर्मली है व्हाइट या फिर ब्लैक हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ग्रे हो सकता है, साइक्लोस्पोरिन का ऑरेंज होता है, इथाइलिन का वॉयलेट होता है, हीलियम का अगर कोई पूछे ब्राउन करना आपको। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर CO2 और ऑक्सीजन का मिक्सचर है वहां पे व्हाइट और ग्रे हो सकता है। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम है वहां पे व्हाइट एंड ब्राउन हो सकता है। नाइट्रोजन का ब्लैक होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो ब्लू होता है एंड ऑक्सीजन का जो व्हाइट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अर्ली ऑब्जर्व बाय नर्स व्हेन ए पेशेंट हैव हाइपोक्सिया, किसी पेशेंट में हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है तो उसमें उस पेशेंट में अर्ली ऑब्जर्वेशन क्या होगा बाय नर्स? ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी डिसओरिएंटेशन, ऑप्शन सी लिथार्जी एंड ऑप्शन डी रेस्टलेसनेस। तो दोस्तों ध्यान में रखना, किसी पेशेंट में हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप हो रही है उस केस में आपको रेस्टलेसनेस चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे साइनोसिस और रेस्टलेसनेस के बारे में काफी कैंडिडेट्स है वो डाउटफुल में, और ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स के अंदर ऑलरेडी पुट हो चुका है। तो इसके बारे में आपको मैं क्लियरली डाउट है वो क्लियर कर देता हूं कि अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस पेशेंट है और उस केस में आपको अर्ली इंडिकेटर है वो हाइपोक्सिया का, तो वो वहां पे आपको रेस्टलेसनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है और उस केस में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे कि हाइपोक्सिया चेक करने का अर्ली इंडिकेटर क्या होगा, तो वहां पे आपको साइनोसिस करना है। ऑलरेडी क्वेश्चन पुट हो चुका है, ठीक है। इसको आपको माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कॉन्शियस पेशेंट्स के बारे में पूछे वहां पे हाइपोक्सिक कंडीशन में अर्ली इंडिकेटर क्या होगा, तो आपको रेस्टलेसनेस करना है। इसको कोई भी चेंज नहीं करेगा, आपको डेफिनेटली 100% राइट के उससे जाएगा, और एम्स ने भी वही माना है। और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट की कंडीशन के अगर हाइपोक्सिक कंडीशन के अर्ली इंडिकेटर के बारे में आपसे क्वेश्चन पुट करे तो वहां पे साइनोसिस करना है। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना है, ये क्वेश्चन को आप रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस की दोनों की कंडीशन को देख लो आप। अनकॉन्शियसनेस के अंदर आपको साइनोसिस राइट करना है और कॉन्शियसनेस की कंडीशन में आपको रेस्टलेसनेस करना है। डेफिनेटली क्वेश्चन पुट हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लो रेट ऑक्सीजन डिलीवर्ड बाय नेजल कैनुला या फिर कैथेटर, यानी कि नेजल कैनुला के द्वारा ऑक्सीजन डिलीवर करने का फ्लो रेट क्या होगा? ऑप्शन ए 1 to 2 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 2 to 4 लीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 4 to 6 लीटर पर मिनट एंड ऑप्शन डी 6 to 8 लीटर पर मिनट। तो जब भी नेजल कैनुला या फिर नेजल कैथेटर के द्वारा ऑक्सीजन डिलीवर करनी होती है तो वहां पे आप 4 to 6 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको डिलीवर करना होता है। फ्लो रेट जो होगा वो 4 to 6 लीटर पर मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्चार्ज ए पेशेंट आफ्टर
अचीव द गोल ऑफ एडमिशन, यानी कि किसी पेशेंट यूनिट में एडमिट किया है गोल ऑफ एडमिशन के लिए, वहां पे अचीव करने के लिए, तो नॉर्मली जो डिस्चार्ज करने का जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो कौन सा है? ऑप्शन है रिलीविंग, ऑप्शन बी लामा या फिर डामा, ऑप्शन सी DOR डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, एंड ऑप्शन सी एब्सकॉन्डिंग। तो दोस्तों ध्यान में रखना कि नॉर्मली जो मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है डिस्चार्ज का वो होगा रिलीविंग, यानी कि डॉक्टर रिलीव करेंगे जब पेशेंट्स का जो अचीव है वो गोल, एडमिशन का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। लामा या फिर डामा क्या होता है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी कि कोई पेशेंट मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट वहां से जाना चाहता है तो वो लामा होता है। DOR यानी कि डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि वो रिक्वेस्ट करता है डिस्चार्ज के लिए, एंड एब्सकॉन्डिंग यानी कि वहां से वो भाग जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, मोस्ट कॉमन जो टाइप होगा जो पेशेंट को डिस्चार्ज करने का जब गोल को अचीव कर लिया जाता है एडमिशन करने के बाद, वो होगा रिलीविंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का MCQ सेशन यही फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।